आज औरंगजेब, इसके पहले बताया था, क्या बताया था? शाहजहां। शाहजहां के 4 लड़के थे, ठीक है। क्या है उनका क्रम? दारा शिकोह, दारा शिकोह सबसे बड़ा, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, फिर मुराद। ये 4 लड़के थे। शाहजहां बीमार पड़ता है। जब बीमार पड़ता है तो वो शासन चलाने में असमर्थ हो जाता है और दारा शिकोह उसके करीब ही यानी आगरा के आसपास ही रहता है। तो बाकी जो भाइयों थे उनको ये भय था कि कहीं शाहजहां अपने उत्तराधिकारी दारा शिकोह को ना दे दे। लेकिन शाहजहां वास्तव में दारा शिकोह को ही शासन बनाना चाहता था, देना चाहता था। वो उसका प्रिय पुत्र था दारा शिकोह को। लेकिन औरंगजेब जो चारों भाई में सबसे कट्टर था, वो भी कतई नहीं चाहता था कि दारा शिकोह शासक बने। इसके लिए आपस में ही जब इन लोगों ने देखा कि राजा शासक असमर्थ हो गया, तो ये लोग आपस में ही शासक घोषित करना शुरू किए। सबसे पहले तो शाह शुजा ने अपने आप को शासक घोषित किया। बंगाल में वो था, उसने सबसे पहले घोषित किया। तो एक युद्ध लड़ा गया बहादुरपुर का। उस युद्ध में शाह शुजा पराजित हुआ। शाही सेना यानी ये सेना दारा शिकोह और शाहजहां की मिलकर, क्योंकि दारा शिकोह को एक तरीके से वो उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। दूसरा युद्ध लड़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध, ये लड़ा था धर्मट का युद्ध। ये हुआ था उज्जैन में। इस युद्ध में शाही सेना पराजित हो गई, औरंगजेब और मुराद की सेना ने पराजित कर दिया। तीसरा महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था शामूगढ़ का, ये आगरा के पास। इस युद्ध में दारा शिकोह पराजित हो गया औरंगजेब से। और इसी युद्ध में जब औरंगजेब जीत गया तो उसने अपना राज्याभिषेक करवाया, पहला राज्याभिषेक इसी युद्ध के बाद। अगर ये क्वेश्चन आता है कि पहला राज्याभिषेक औरंगजेब ने अपने किस युद्ध के विजय के बाद करवाया था, तो वो है शामूगढ़ का युद्ध। ये शामूगढ़ कहाँ पे है? आगरा के पास। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था खजुआ का युद्ध, ये इलाहाबाद के पास। इसमें शाह शुजा पराजित हो गया अंतिम रूप से और वो भाग गया, अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। अंतिम इस उत्तराधिकार का सबसे लास्ट युद्ध हुआ, ये देवराई का युद्ध हुआ था अजमेर के पास। इसमें दारा शिकोह अंतिम रूप से पराजित हुआ और उसको पकड़ लिया गया। उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया। मुकदमा चलाने के बाद उसको काफिर घोषित किया गया, विधर्मी घोषित किया गया। दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया, गंदे कपड़े पहनाकर उसका मुंह काला पोत कर उसको घुमाया गया और अंत में उसको हत्या करवा दी गई। क्योंकि औरंगजेब ने उसको मरवाने के लिए देखिए स्वयं नहीं मारा, उसने कानून का सहारा लिया। एक नियम के तहत उसने बताया कि इसने ये विधर्मी है। इसके बाद औरंगजेब ने दोबारा पहला उसने राज्याभिषेक शामूगढ़ के बाद किया और दूसरा राज्याभिषेक उसने कराया, क्या कहते हैं, जब दारा शिकोह अंतिम रूप से पराजित हो गया, यानी देवराई युद्ध के बाद। तो 2 बार राज्याभिषेक हुआ था औरंगजेब का, 2 बार राज्याभिषेक। औरंगजेब का जो काल है 1658 से 1707 ईस्वी। औरंगजेब की पत्नी का नाम था दिलरास बानो बेगम। ये फारस यानी ईरान की राजकुमारी थी, फारस की राजकुमारी। औरंगजेब के भी 3 लड़के थे। एक का नाम था मुअज्जम, यानी मुअज्जम को बहादुर शाह। एक का नाम था कामबख्श और एक का नाम था शहजादा आजम। और आजम एक और लड़का था
शहजादा अकबर, मुअज्जम कामबख्श आजम अकबर, ये अकबर के औरंगजेब के लड़के थे। औरंगजेब की माँ मुमताज महल, ठीक है, मुमताज ही उसकी माँ थी। औरंगजेब मुगल का या पूरे भारतीय इतिहास का सबसे कट्टर शासक माना जाता है। उसने गद्दी पर बैठने के बाद उसने कुछ ऐसे काम किए कि इतिहास में वो विधर्मी, मतलब एकदम धर्म के खिलाफ, धर्म निरपेक्ष के खिलाफ आप कहिए, धर्म निरपेक्ष के खिलाफ ही उसकी पूरी रणनीति रही। गद्दी पर बैठा तो उसने कुछ ऐसे अच्छे काम भी किए। ऐसा नहीं, शुरुआत में तो ऐसा लगा कि वो बहुत अच्छे काम कर रहा है। उसने 2 कर माफ कर दिए, तो इससे ये लगा कि ये राजा बहुत अच्छा काम करेगा प्रजा के लिए। इसने 2 कर रायदारी एवं बानदारी, ये 2 कर माफ कर दिए। रायदारी मतलब होता है परिवहन शुल्क। ये राहदारी जो एक ही स्थान के अंदर में सामान आते जाते थे, उनमें जो कर लिया जाता है उसको राहदारी कहते हैं। और जो सामान बाहर से आता था उससे जो चुंगी लिया जाता था, चुंगी शुल्क लेते थे, उनको कहा जाता था बानदारी कर। ये दोनों कर औरंगजेब ने जब गद्दी पर बैठा तो उसने समाप्त कर दिया। इस दोनों कर को समाप्त कर दिया। अब हम औरंगजेब की कई नीति है। सबसे पहले उसकी युद्ध नीति या साम्राज्यवादी नीति देखेंगे। युद्ध नीति या साम्राज्यवादी नीति। औरंगजेब जब गद्दी पर बैठा तो उसने क्या कहते हैं, पूर्वोत्तर व्यक्ता आक्रमण की शुरुआत की। पूर्वोत्तर में कूच बिहार और अहोम, ये यहाँ पर उसने अपनी शुरुआत की। कूच बिहार एवं अहोम, यहाँ पर उसने अपनी शुरुआत की। इसके लिए उसके पास प्रशासक भी थे। उसने जो दक्षिण में उसको एक शासक मिला था मीर जुमला। मीर जुमला गोलकुंडा, ये दक्षिण भारत का एक राज्य है, वहाँ का ये व्यापारी था मीर जुमला। इसके बारे में जान लीजिए। मीर जुमला, मीर जुमला का इतिहास हमको तब पता चलता है जब शाहजहां गद्दी पर बैठा रहता है और औरंगजेब दक्षिण में आक्रमण करने के लिए जाता है। तो गोलकुंडा एक राज्य है, इस समय वो भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये जो 2 राज्य हैं आपके यहाँ पे भारत, इन 2 राज्यों में ये गोलकुंडा राज्य फैला हुआ है। इसी राज्य पर आक्रमण करने के लिए औरंगजेब जाता है तो उसको वहाँ एक वजीर मिलता है गोलकुंडा का, ये मीर जुमला। इसी मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा दिया था। इसी मीर जुमला ने कोहिनूर हीरा दिया था। मीर जुमला और जो गोलकुंडा के शासक है उनके पीछे मतभेद हो गया, अब्दुल्ला कुतुब शाह। इसलिए मीर जुमला मुगल के खेमे में चला आया। जब मुगल खेमे में चला आया तो औरंगजेब ने इसको बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया, मीर जुमला को। तो जब ये आक्रमण हो रहा था कूच बिहार एवं अहोम, तो मीर जुमला इस समय बंगाल से आक्रमण करने के लिए मीर जुमला ही गया था। और वहाँ पर जो कूच बिहार अहोम है, अहोम पे उसने यहाँ के शासक को अधीनता मिला दिया। ये अहोम के 2 शासक का उल्लेख मिलता है। एक का नाम था जयध्वज और दूसरा शासक था चक्रध्वज।
ये दो शासक थे। तो पहले मीर जुमला के बाद एक और बंगाल का सूबेदार था शाइस्ता खां। शाइस्ता खां के आक्रमण से भी इन लोगों ने अधीनता स्वीकार कर ली। इस राज्य को पूरा शामिल नहीं किया गया। अधीनता जब का शामिल करने का मतलब होता है कि एक कर देने लगते हैं राजा को, अधीन ही रहेंगे। एक कर मतलब एक समझौता हो जाता है कि आप विद्रोह नहीं करेंगे और एक कर के रूप में राजा को भेजते रहेंगे। तो इन लोगों ने अधीनता स्वीकार कर ली। इसका श्रेय मीर जुमला और शाइस्ता खां, ये दो लोगों को जाता है। औरंगजेब के समय भी पुर्तगाली तो भारत में थे ही, अंग्रेज भी आ चुके थे उस समय, डच भी आ चुके थे। तो पुर्तगालियों ने भी विद्रोह कर दिया। पुर्तगालियों ने क्या किया उस समय, क्या कहते हैं, औरंगजेब ने भी जहाज़ों को लूटना शुरू कर दिया, वहाँ पे परेशान करना शुरू किया। तो पुर्तगालियों को भी इन लोग क्या कहते हैं दंडित किया गया। बंगाल में हुगली में औरंगजेब के काल में पुर्तगालियों को दंडित किया गया। अंग्रेजों से भी औरंगजेब का लड़ाई शुरू हुआ। कुछ व्यापार की सुविधा मिली थी अंग्रेजों को। उस समय अंग्रेज लोग बंगाल में आए थे। तो जो बंगाल का सूबेदार, इसका लड़का पहले शाह शुजा था, शाह शुजा इसका लड़का क्या, इसका भाई, उसने अंग्रेजों को व्यापार में बड़ी सुविधाएं दे दी थी। उस सुविधाओं का फायदा उठाते हुए अंग्रेज लोग गलत व्यापार कर रहे थे। इसलिए औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच में बंगाल में लड़ाई हो जाती है कुछ दिन के लिए। औरंगजेब उन पर आक्रमण करता है। वो लोग क्या कहते हैं भागकर दूसरे द्वीप पर चले जाते हैं, लेकिन बाद में रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे यानी अंग्रेजों पर भी आक्रमण किया गया। मतलब ये नीति है कि अंग्रेज से भी इनका युद्ध हुआ। औरंगजेब के काल में जो सबसे बड़ी सफलता थी वो दक्षिण भारत के दो राज्यों को मुगल साम्राज्य में शामिल करना। ये दो राज्य शुरू से ही जहांगीर के समय से ही कर तो भेजते थे, शाहजहां के समय भी कर भेजते थे, लेकिन इनको शामिल नहीं किया गया था। और इन कर जो भेजते थे शाहजहां के समय, इसका पूरा श्रेय औरंगजेब को ही जाता है, क्योंकि औरंगजेब दो बार दक्षिण का सूबेदार बना था। एक 1636 से 1644 में, दूसरा 1652 से 1657। लेकिन अब जब वो सुधरा शासक बन जाता है तो इन दो राज्यों पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। तो पहला बीजापुर 1686 ईस्वी में बीजापुर का शासक सिकंदर आदिल शाह था बीजापुर का शासक। 1686 ईस्वी पे बीजापुर पर आक्रमण किया जाता है। अंत में बीजापुर आत्मसमर्पण कर देता है और मुगल साम्राज्य में इसको शामिल कर दिया जाता है। सिकंदर मतलब बीजापुर राज्य को शामिल कर दिया जाता है 1686। बीजापुर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में, कर्नाटक के एकदम दक्षिण में स्थित है बीजापुर। 1687 ईस्वी में गोलकुंडा, औरंगजेब के समय गोलकुंडा में दो शासक हुए, एक अब्दुल्ला कुतुब शाह द्वितीय और एक अबुल हसन। लेकिन अबुल हसन के समय में ही गोलकुंडा राज्य को अधिकार में कर लिया, यानी मुगल काल में शामिल हो गया। अबुल हसन, इस अबुल हसन ने की बहन की शादी शाह आजम जो औरंगजेब का लड़का था उससे शादी हो जाती, इसके बहन की। गोलकुंडा में खदान है। गोलकुंडा में देखिए वहीं से हीरा मिला था। ये गोलकुंडा का ही वजीर था मीर जुमला।
तो ये दो राज बीजापुर 1686 में 1687 में ये शामिल कर लिए जाते हैं मुगल का औरंगजेब के काल में। अभी तक ये शामिल नहीं किए थे। ये दो दक्षिण के दो प्रांत शामिल कर लिए जाते हैं। अब युद्ध नीति के तहत इनका महत्वपूर्ण आक्रमण होता है मराठों के साथ। मराठों के खिलाफ देखिए, मराठा लोग दक्षिण भारत में सक्रिय थे शुरू में। जब जहांगीर शासक था तो उसने सबसे पहले अपनी सेना में मराठों को रखा था। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। जहांगीर जब शासक था तो उसने अपने मराठों को अपने सैनिक में शामिल किया था। जहांगीर मराठों को अपने सैन्य दस्ते में शामिल किया था। मराठों की लड़ाई वास्तव में बीजापुर से होती थी। देखिए मराठे कहाँ थे? महाराष्ट्र यहाँ पर थे। तो और ये कर्नाटक आप देखेंगे महाराष्ट्र और कर्नाटक सटा हुआ है। महाराष्ट्र के दक्षिण में कर्नाटक है। तो महाराष्ट्र इनके जो मराठे लोग थे सायजी भोसले, इनके पिता का नाम था शिवाजी। वो लोग क्या करते थे? लेखन का कार्य करते थे सास को बीजापुर के। लेकिन बाद में जब जहांगीर ने क्या कहते बीजापुर के खिलाफ आक्रमण करने के लिए भेजा तो पहले तो मराठे इनके यहाँ शामिल हो गए। लेकिन जब मराठा का एक हिस्सा पूना बीजापुर को दे दिया गया तब मराठे मुगल के दुश्मन भी हो जाते हैं। लेकिन इस समय जब औरंगजेब गद्दी पर होता है तो उस समय मराठा में शिवाजी रहते हैं। तो शिवाजी उस समय शिवाजी ने बीजापुर के कई हिस्से पे कब्जा कर लिया था। बीजापुर के कई हिस्से पर कब्जा कर लिया था। शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए औरंगजेब ने शाइस्ता खां को पहले भेजा था। शाइस्ता खां शिवाजी के खिलाफ किसको भेजा? शाइस्ता खां को आक्रमण करने के लिए भेजा। शाइस्ता औरंगजेब के मामा लगते थे रिश्ते में। इनको जब आक्रमण करने के लिए भेजा तो ये पूना में रुके हुए थे। इसी पूना में शिवाजी ने आक्रमण कर दिया। रात में आक्रमण, इसको रात्रि अभियान भी कहा जाता है। 1663 ईस्वी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1663 ईस्वी में पूना पर शिवाजी का आक्रमण। ये रात्रि अभियान था, यानी रात को किया गया आक्रमण था। इस आक्रमण पे शाइस्ता खां पराजित हो जाता है। शाइस्ता खां पराजित हो जाता है 1663 ईस्वी में। जब शिवाजी को ने ये युद्ध जीत लिया पूना वाला, तब वो और आगे बढ़े। उन्होंने 1664 ईस्वी में मुगल के सूरत पर हमला करके कब्जा कर लिया। सूरत पर कब्जा किया। ईस्वी पे सूरत मुगल की आर्थिक राजधानी थी। यहाँ से सबसे ज़्यादा आय भी प्राप्त होता था, यहाँ सबसे ज़्यादा व्यापार भी होता था। तो जब औरंगजेब को बहुत बड़ा झटका लग गया क्योंकि सूरत उनके हाथ से निकल गया, तब औरंगजेब ने एक हिंदू शासक को शिवाजी के खिलाफ भेजा। उसका नाम था जय सिंह, मिर्जा जय सिंह। इसको भेजा 1665 ईस्वी। जय सिंह, देखिए कई जय सिंह हैं, खाली हिम्मत करिएगा, ये मिर्जा जय सिंह है। ठीक है, मिर्जा जय सिंह को भेजा। जय सिंह बहुत कूटनीतिक व्यक्ति थे।
उन्होंने शिवाजी पे आक्रमण करने से पहले छोटे छोटे जो शिवाजी के किनारे प्रांत थे उन लोगों से गठजोड़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, उन लोगों से यानी अपनी सेना में आसपास जो भी उनके विद्रोही थे उनसे उन्होंने एकता स्थापित की। उसके बाद उन्होंने शिवाजी पर आक्रमण करने की योजना बनाई। पहले तो शिवाजी से कहा कि आप अधीन, मतलब क्या कहते हैं, हमारे अधीन हो जाएंगे। शिवाजी को ये समझ में आ गया क्योंकि वो चारों तरफ से घिर चुके थे, इसलिए शिवाजी ने युद्ध करना उचित नहीं समझा। शिवाजी को मालूम था कि चारों तरफ उनके दुश्मन हैं, इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण संधि होती है इतिहास में। ये संधि हमेशा क्वेश्चन आता है, बहुत महत्वपूर्ण संधि, और ये संधि है पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी। 1665 ईस्वी में, जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि ये राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। शिवाजी के पास उस समय 35 किले थे, उन्होंने 23 किले मुगलों को दे दिए। मुगलों को दे दिया, 12 किले उनके पास बचे। दूसरा, उन्होंने अपने लड़के संभाजी को, तैयार हो गए, मुगल ने उनको 5000 का मनसब दिया। संभाजी को 5000 का मनसब। तीसरा, मुगल लोगों ने कहा कि जब हम बीजापुर से लड़ाई लड़ेंगे तो आप बीजापुर की सहायता मत करना। शिवाजी से यह कहा गया कि हम बीजापुर से दक्षिण जाएंगे आक्रमण करने, तो आप बीजापुर की सहायता मत करना। ये भी शर्त में थी, यानी बीजापुर की सहायता मत करना देगा, सहायता की मनाही। और शिवाजी को जय सिंह ने इसलिए भी तैयार कर लिया कि आप जाइए और मुगल शासक औरंगजेब को मिलना है आपको। तो शिवाजी मिलने के लिए जाते हैं आगरा में औरंगजेब से मिलने के लिए। लेकिन उस समय जब औरंगजेब का राज दरबार चलता रहता है तो पद के अनुसार वहाँ पे लोगों से मुलाकात होती है, यानी जो उच्च अधिकारी रहेगा उससे वो अलग लाइन थी, और जो नीचे वाला अधिकारी था, कर्मचारी था, उसकी अलग लाइन था। शिवाजी को कम वाले मनसब में रख दिया गया, इसलिए शिवाजी तुरंत उस दरबार से गुस्सा होकर चले आए अपने, मैं जहाँ पे उनको रोका गया था, उस समय उनको रोका गया था जयपुर भवन में, ये आगरा में है। जयपुर भवन में शिवाजी को रोका गया था। एक मिनट रुकिए, देखिए जयपुर भवन ये आगरा में है, जयपुर में नहीं है, ठीक है, जयपुर भवन है। यहाँ पे शिवाजी रुके थे। तो शिवाजी जब औरंगजेब के इस व्यवहार से शिवाजी वापस चले आते जयपुर भवन, और एक फल की टोकरी पर बैठकर संभाजी के साथ भाग जाते हैं। और बाद में जितने किले उन्होंने 23 किले दिए थे, धीरे धीरे अपने सारे किले वो फिर जीत लेते हैं। और अंत तक औरंगजेब की मृत्यु भी हो जाती है। मराठों को वो अंत तक परास्त नहीं कर पाते। शिवाजी ने जितने भी किले दिए थे उस समय समझौते के तहत आगे चल के धीरे धीरे उन सभी किलों पर अधिकार कर लिए जाते हैं। तो यानी औरंगजेब के जीते शिवाजी को वो अधिकार में नहीं ले पाता है औरंगजेब। तो ये तो था मराठों के शासन। अब आता है राजपूतों के शासन। उस समय राजपूत के 2-3 वंश बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक मारवाड़ वंश था और एक मेवाड़ वंश था। मारवाड़ वंश का एक शासक था जसवंत सिंह, जिसके बारे में हम बता भी चुके आपको। वो शाहजहां के पक्ष में उसने युद्ध लड़ा था धरपट का। वो पराजित हो गया था, उसकी पत्नी ने उसको घर में नहीं घुसने दिया था, ये हम बता चुके। लेकिन जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो राजा जसवंत सिंह को माफ़ कर दिया था और उसको अपने साथ ही एक सूबेदारी का पद दिया। लेकिन
राजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है जमरूद अफगानिस्तान में। जब ये आक्रमण करने जाता है तो जमरूद नामक स्थान पर राजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनके चूंकि उस समय उसका कोई लड़का नहीं रहता है, तो इसलिए समस्या हो जाती है कि मारवाड़ का क्षेत्र इस समय जोधपुर, वर्तमान में जोधपुर के आसपास है, कि मारवाड़ पे शासक कौन बैठेगा। तो औरंगजेब सोचता है कि मारवाड़ को अपने अधिकार में कर लिया जाए। लेकिन राजा जसवंत की 2 पत्नी और रहती हैं। एक पत्नी, उसके मरने के बाद एक बच्चे का जन्म होता है, उसका नाम रहता है अजीत सिंह। अजीत सिंह, और इसका मंत्री रहता है दुर्गा सिंह। अजीत सिंह चूंकि छोटा बालक रहता है, लेकिन वो अपने मंत्री दुर्गा सिंह की सहायता से औरंगजेब से हमेशा लड़ता रहता है, और अंत तक औरंगजेब उसको क्या कहते हैं, पराजित नहीं कर पाते हैं, और मारवाड़ भी एक तरीके से स्वतंत्र रहता है। दूसरा रहता है मेवाड़। मेवाड़ में शासक रहता है, पहले रहता है राणा राज सिंह। राणा राज सिंह ने ही सबसे पहले, जब औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था, तो ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले किसने विरोध किया। नहीं, इसने अकबर की कमी को नहीं, वो तो राजा राम था, वो बता रहे हैं। ये राणा राज सिंह हैं, और ये इन्होंने विरोध किया था जब औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था 1689। तब इन्होंने ही सबसे पहले, राणा राज सिंह ने ही विरोध किया था 1689 में जजिया का। यानी ये क्वेश्चन आता है कि कौन शासक था जिसने सबसे पहले विरोध किया था। वो मेवाड़ का ही शासक था, राणा राज सिंह। इसने, लेकिन राणा राज सिंह की बाद में मृत्यु हो जाती है। इसका लड़का बैठता है जय सिंह। जय सिंह से बाद में औरंगजेब समझौता कर लेता है, क्योंकि औरंगजेब का एक लड़का का नाम रहता है शहजादा अकबर, वो विद्रोह करता रहता है, इसलिए ये समझौता कर लेता है और इस राज को अधीन में नहीं करता है। तो जय सिंह एवं मुगल के बीच समझौता हो जाता है। ये समझौता हो जाता है कि जजिया कर मेवाड़ से नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये समझौता हो जाता है कि जजिया सबसे लिया जाएगा, लेकिन मेवाड़ राज्य से जजिया कर नहीं लिया जाएगा। तो ये 2 राजपूत राज्य थे जिनसे औरंगजेब भिड़े। औरंगजेब की आर्थिक एवं धार्मिक नीति के कारण और भी जगह विद्रोह हुए। पहले आर्थिक नीति के कारण एक विद्रोह हुआ, ये जाटों का विद्रोह था, आर्थिक नीति के कारण। ये जाट मथुरा और आगरा के बीच में जाट लोग रहते थे। इसका औरंगजेब के समय इसका नेता था गोकुल। गोकुल ने विद्रोह कर दिया। ये विद्रोह धार्मिक नीति नहीं, आर्थिक नीति की, क्योंकि वहां का जो जमींदार था अब्दुल नबी, वो जबरन कर वसूल कर रहा था, इन लोगों को परेशान कर रहा था। गोकुल ने उस जमींदार यानी अब्दुल नबी की हत्या कर दी। बाद में औरंगजेब ने अपनी सेना भेजी और गोकुल की हत्या करवा दी। गोकुल के बाद फिर दूसरा विद्रोह हुआ जाट का ही, ये जाट विद्रोह है। राजा राम इस जाट नेता ने औरंगजेब के खिलाफ छापा न मार नीति अपनाई। छापा मार एक तरीके से गौरिल्ला युद्ध नीति होती थी, छिपकर एकाएक आक्रमण कर देना, कोई जो सेना दूसरी सेना वो जान ना पाए, छिपकर ही आक्रमण कर देना। तो राजा राम ने भी आक्रमण कर दिया। इसी राजा राम ने अकबर के मकबरे, जहाँ आगरा के पास सिकंदरा, उसकी मकबरे को खोद दिया और अकबर की हड्डी को जला दिया, ठीक है, जो आप कह रहे थे।
वो यही राजा राम। और इसका उल्लेख किया मनुची ने। ये मनुची विदेशी यात्री है, इसी ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि राजा राम जो जाट का नेता था, उसने अकबर के मकबरे को खोद दिया और उसकी हड्डियों को जला डाला। राजा राम की विवाद में हत्या करा दी गई। राजा राम के बाद चूड़ामल शासक बना और इसी चूड़ामल ने भरतपुर राज्य की स्थापना की। जाट के साथ साथ औरंगजेब के काल में सतनामियों ने विद्रोह कर दिया। ये सतनामी लोग एक तरीके से कबीर के अनुयायी थे, कबीर पंथी थे, कबीर के अनुयायी। और ये इनका निवास स्थान था नारनौल, ये भी मथुरा के पास। इनका विद्रोह धार्मिक काल के हुआ था। देखिए, ये विद्रोह धार्मिक काल था, धार्मिक काल, क्योंकि ये लोग अपने पंथ के अनुसार अपना जीवन शैली बिता रहे थे। औरंगजेब के जो प्रशासक थे इनको परेशान कर रहे थे, तो इन लोगों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। और विद्रोह कर दिया। अंत में औरंगजेब को बड़ी कठिनाई से कई सेना भेजनी पड़ी, तब इन सतनामियों के खिलाफ उनको युद्ध में विजय मिली। तो ये धार्मिक काल था। सतनामी कहाँ थे? मथुरा के पास, नारनौल में। और ये जाट जिसको हमने बताया, ये आर्थिक काल था, जाट का विद्रोह। ये धार्मिक काल था। एक और धार्मिक काल था जो विद्रोह का, वो था क्या कहते हैं, सिख विद्रोह। सिख विद्रोह, और सिख विद्रोह के नेता थे गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब की नीतियों का विरोध करना शुरू किया। वो करतारपुर में, एक स्थान है करतारपुर, करतारपुर में औरंगजेब का विरोध करते रहे। औरंगजेब को जब पता चला, तब उन्होंने गुरु तेग बहादुर को जब औरंगजेब को पता चला तो गुरु तेग बहादुर को दिल्ली बुलवाया गया और उनको फांसी पे चढ़वा दिया गया। यानी हम देखते हैं सिख धर्म के दो गुरु, एक तो अर्जुन देव, उनकी किसने हत्या करवाई थी? जहांगीर। और गुरु तेग बहादुर एक औरंगजेब, इनकी हत्या करा दी औरंगजेब। तो ये भी धार्मिक कारण था जिसके कारण ये हत्या करा दी गई। इसके बाद 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह और औरंगजेब के बीच में भी मतभेद हो गया। गुरु गोविंद सिंह चाहता था कि चाहते थे कि वो उनके दरबार में रहे, उनके अधीन रहे। गुरु गोविंद सिंह ने इसके लिए उनका अधीनता स्वीकार नहीं की और वो युद्ध लड़ते रहे, कई सेनापतियों को भेजा। वैसे गुरु गोविंद सिंह ने एक पत्र भी लिखा औरंगजेब को, उस पत्र का नाम है जफरनामा। गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को फारसी भाषा में जफरनामा एक पत्र लिखा। ये एक व्यवहारिक पत्र था जिसमें औरंगजेब से एक अच्छे शासक बनने की इच्छा प्रकट की गई थी। लेकिन औरंगजेब के जो बाकी प्रशासक थे वो गुरु गोविंद सिंह को परेशान करते रहे। अंत में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। लेकिन गुरु औरंगजेब का एक लड़का, जो भी हमने नाम बताया, बहादुर शाह, गुरु गोविंद सिंह बहादुर शाह के समर्थन में आ जाते हैं। तो कहने का यह मतलब है कि सिख धर्म के जो दो गुरु हैं, इन दो गुरुओं से सब सीधा संबंध खराब था। एक की तो उन्होंने हत्या ही करा दिया था।
ये देखिए इनकी युद्ध नीति या साम्राज्यवादी नीति थी। अब इनकी धार्मिक नीति, धार्मिक या सामाजिक नीति। औरंगजेब ने जो पहले से धार्मिक सामाजिक प्रथाएं चली आ रही थी उनको सबको बंद करवा दिया। उसने तुलादान बंद करा दिया, नौरोज उत्सव उसको बंद करा दिया उसने क्या कहते हैं झरोखा दर्शन, इसको बंद करा दिया उसने। झरोखा मुहर्रम में जो क्या कहते हैं ताजिया निकलता है उसको भी उसने बंद करा दिया, ताजिया निकालना बंद कर दिया। जो सूफी संत पीर हुआ करते थे उनकी दरगाह पे जो दिया जलाया जाता था ये भी बंद करवा दिया उसने तीर्थ यात्रा कर फिर लगा दिया। शाहजहां ने कहीं कहीं समाप्त किया था, इसने पूरी तरीके से लगा दिया तीर्थ यात्रा कर। अकबर ने पहले समाप्त किया था, इसने तीर्थ यात्रा कर पुनः लगा दिया। इसका सबसे जो घृणित कार्य था वो था जजिया कर। जजिया कर इसने पूर्ण रूप से फिर से लगा दिया 1679। यहीं पे नहीं रुका, इसकी धार्मिक नीति यहीं पे नहीं, इसने अपने आसपास के जितने भी प्रशासक प्रांतपति थे उनको मंदिर को तोड़ने का आदेश दे दिया। इसलिए इसके काल में कई मंदिर तोड़े गए। इसके काल में कई मंदिर तोड़े गए। विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई। मथुरा का केशव राय मंदिर, वहां भी क्या कहते हैं तोड़ दिया गया इसके खिलाफ जो है। और भी आसपास जितने भी छोटे मोटे मंदिर थे सबको इसने तोड़वाना शुरू कर दिया। तो धार्मिक रूप से बहुत क्रूर शासक था ये, बहुत ज़्यादा। इसने क्या किया कि संगीत की जितनी भी रचनाएं थी संगीत को भी बंद करवा दिया, सिर्फ नौबत को छोड़कर। नौबत को छोड़कर संगीत में नौबत का मतलब होता है बैंड बाजा, जो बाजा बनाया जाता था, उसको छोड़कर संगीत पर रोक लगा दिया। संगीत नृत्य सब पर रोक लगा दिया। चित्रकला पे भी रोक लगा दी, सब पर रोक लगा दी। वैसे रोक तो लगा दिया लेकिन छिपकर भी संगीत की रचनाएं सर्वाधिक इसी के काल में हुई। ऐसा नहीं है, रोक तो लगी हुई थी लेकिन विद्वानों ने छुपकर अपनी किताबों को लिखा इसके काल में, ऐसा नहीं है। तो सर्वाधिक संगीत की रचनाएं अगर एक क्वेश्चन आता है तो इसी के काल में लिखी भी गई है। संगीत की रचनाएं लिखी भी गई है, सर्वाधिक संगीत की रचना इसी के काल में लिखी गई। इसकी मृत्यु हो जाती है दौलताबाद में 1707 ईस्वी में, वहीं पे इसको दफना दिया जाता है। दौलताबाद 1707 ईस्वी। इसकी पत्नी का नाम दिलरास बानो बेगम था, जो फारस ईरान की रहने वाली थी, और उसका मकबरा इसने बनवाया था औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बनवाया था, जिसको द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। इसकी पत्नी रबिया उद-दरानी का मकबरा, रबिया उद-दरानी का मकबरा ये है औरंगाबाद में। इसको द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। बीबी का मकबरा इसे कहते हैं। हाँ, इसको बीबी का मकबरा भी कहते हैं। दूसरी पत्नी है जी, बीबी
का मकबरा भी इसको कहते हैं। ये द्वितीय है क्या चीज? हाँ, तो ये आपका औरंगजेब का ये काल था। औरंगजेब के बाद के शासक इनके जो लड़के थे, इसके भी 3 लड़के थे, तो लिख लीजिए तो बताते हैं। औरंगजेब ने भी अपने जीते जीते वसीयत कर दिया था कि कैसे लड़कों को कौन सा क्षेत्र देना है। उसी वसीयत के आधार पर जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु के बाद ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब को दफनाया ही नहीं गया। ये लोग आपस में लड़ने लगे सब, फिर सब अपने शासक। लेकिन इनमें से सबसे पहले जो शासक इनका बड़ा लड़का बना बहादुर शाह प्रथम। से 1713 ईस्वी बहादुर शाह प्रथम ये गद्दी पर बैठा। इसने इसको काल में जो शासन था वो क्या कहते हैं, बड़े बड़े जमींदारों के पास, यानी बड़े बड़े जो सेनापति उनके पास थे। इसको एक उपाधि मिली थी साहेब बेखबर। साहेब बेखबर इसकी उपाधि मिली थी। इसने अपने भाइयों की हत्या करके ही ये गद्दी पर बैठा था। एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था 1707 ईस्वी में, जजाऊ का युद्ध। जजाऊ का युद्ध इसमें अपने भाई आजम को मार दिया था। आजम को मार कर बैठ गया। बहादुर शाह के भी 3 लड़के थे। जब बहादुर शाह की मृत्यु हुआ तो दूसरे का लड़का बैठा जहांगीर शाह गद्दी पर बैठा। 1713 ईस्वी में जहांगीर शाह। जहांगीर शाह के शासन काल में एक महिला थी जिसका नाम था लाल कुंवर। उस महिला को ही उसने सब अधिकार दे दिया। लाल कुंवर नामक महिला को सारा अधिकार दे दिया। इसके भतीजे का नाम था फर्रुखसियर। वैसे जहांगीर शाह जो गद्दी पर बैठा था, इसमें इसके एक साथी जिसको इसने वजीर बनाया था जुल्फिकार अली। इसी की सहायता से ये शासक बना था, लेकिन इसको हटा दिया इसके भतीजे फर्रुखसियर ने 1713 ईस्वी। फर्रुखसियर गद्दी पर बैठा 1713 से 1719। जहांगीर शाह भी शासन में कोई बहुत काम नहीं किया, इसलिए इसको भी उपाधि मिली थी लंपटपुर। फर्रुखसियर जो गद्दी पर बैठा, इसमें 2 भाई थे, अब्दुल्ला खां। 2 भाई थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। ये 2 भाइयों की बदौलत ये गद्दी पर बैठा था। इनको कहते थे सैयद बन्नू। सैयद बन्नू के सहयोग से ये गद्दी पर बैठा। इन सैयद बन्नुओं का नाम था अब्दुल्ला खां जो कि वजीर, और दूसरा था हुसैन अली जो कि था मीर बख्शी। मीर बख्शी का मतलब होता है सेनापति। इन्हीं 2 भाइयों की बदौलत ये गद्दी पर बैठा था फर्रुखसियर। इसी काल में मराठा साम्राज्य में बालाजी विश्वनाथ
दिल्ली पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं, तो जो छोटा भाई हुसैन अली वो बालाजी विश्वनाथ के साथ दिल्ली का समझौता करता है। 1719 दिल्ली का समझौता ये होता है बालाजी विश्वनाथ से। इसमें मराठों को चौथ एवं स्वदेश बुद्धि दक्षिण के 6 राज्यों से मिला होता है, 6 प्रांतों से मिल जाता है। और सैयद बंधु क्या करते हैं, फर्रुखसियर को गद्दी से हटा देते हैं। फर्रुखसियर को गद्दी से हटाकर इसकी हत्या करा देते हैं। फर्रुखसियर की भी उपाधि थी घृणित कायर। घृणित कायर फर्रुखसियर की उपाधि थी। फर्रुखसियर के बाद ये 2 छोटे छोटे लड़कों को जिनकी उम्र 1.5 साल 2 साल रहती है उनको गद्दी पर बैठाते हैं। एक का नाम रहता है रफी उद दर्जा और एक का नाम होता है रफी उद दौला। इसका शाहजहां सेकंड नाम से गद्दी पर बैठा है। ये तो बहुत छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, किसी की उम्र 18 महीने रहती है, किसी के मतलब 2.5 साल। इनको हटा देते हैं। अंत में गद्दी पर बैठाते हैं मोहम्मद शाह को। 1719 से 1748 मोहम्मद शाह, इसकी भी उपाधि थी रंगीला। मोहम्मद शाह। लेकिन ये जो गद्दी पर बैठाने वाले ये 2 भाई जो रहते हैं जिनका नाम सैयद बंधु अब्दुल्ला खां हुसैन खां, इन्हीं का अंत होता है इस समय। ये तो देखिए खुद बैठा रहे हैं, ये तो राजा बनाने वाले के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन इनका खुद अंत हो जाता है मोहम्मद शाह के काल में। मोहम्मद शाह अपने एक साथी जिसका नाम रहता है निजामुल मुल्क, उसकी सहायता से एक क्या कहते हैं योजना बनाता है और इन दोनों भाइयों को मरवा देता है। एक को पहले जहर देता है, दूसरे को पीठ पे चक्कू घोंपकर मरवा देता है। यानी सैयद बंधुओं का अंत होता है मोहम्मद शाह के काल में। सैयद बंधुओं का अंत हो जाता है मोहम्मद शाह के काल में। मोहम्मद शाह के काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है विदेशी आक्रमण। इसके काल में ईरान का एक शासक रहता है नादिर शाह, वो भारत में आक्रमण करने के लिए आता है। 1739 ईस्वी में ये आक्रमण होता है और ये बहुत फेमस आक्रमण हुआ था। ये करनाल में का युद्ध है। ये आक्रमण करने के लिए आता है 1739 ईस्वी में। इस युद्ध में मोहम्मद शाह की सेना पराजित हो जाती है। मोहम्मद शाह के खिलाफ इसका ही एक सेनापति रहता है जिसका नाम रहता है सरफराज खान। वो मोहम्मद शाह से कहता है कि वो अगर उसको राजा बना दे तो उसको 20 करोड़ रुपया दे देगा। तो मोहम्मद शाह इसलिए रुक जाता है दिल्ली में, जाता नहीं है, 57 दिन तक रुका रहता है। तो इसके बाद मोहम्मद शाह के सैनिक तो क्या कहते हैं नादिर शाह के सैनिकों को मारने लगते हैं। तो नादिर शाह आदेश दे देता है मतलब लोगों को मारने का। बहुत कत्लेआम होता है। अंत में नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में समझौता होता है। नादिर शाह क्या करता है, यहाँ से शाहजहां ने जो तख्ते ताउस बनवाया था उसको उठा के लेके चला जाता है। तख्ते ताउस
और कोहिनूर हीरा, ये दो चीज नादिर शाह लेके चला जाता है, ईरान लेके चला जाता है। तो ये दो चीज तख्ते ताउस को बनवाया था शाहजहां ने, और कोहिनूर हीरा शाहजहां के पास था, वो आगे चल के अपने जो इनके बच्चे थे उनको मिलता गया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में क्या कहते हैं, नादिर शाह इन दोनों चीज को लेके चला जाता है। ये जो तख्ते ताउस है, इसमें करीब 12 करोड़ रुपए की लागत आई थी उस समय, ये जो बनवाया गया था शाहजहां ने। ये तख्ते ताउस एक तरीके से सिंहासन था, ठीक है, उसी पे शाहजहां बैठता था, और इसको लेके वो चला गया। इसके बाद गद्दी पर बैठता है 1748 से 1756 अहमद शाह। इसी जब मोहम्मद शाह ही गद्दी पर था, तो इसके खिलाफ पहला आक्रमण करता है अहमद शाह अब्दाली, पहला अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह जब गद्दी पर बैठता है, तो अहमद शाह अब्दाली ने 5 बार अलग से आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली भारत पर 5 और अतिरिक्त, मतलब इसी के खिलाफ 5 आक्रमण और अहमद शाह ने अवध के सफदरगंज को अपना वजीर बनाया। सफदरगंज अपना वजीर बनाया अहमद शाह। अहमद शाह के बाद गद्दी पर बैठता है आलमगीर द्वितीय, 1756 से 1759। आलमगीर द्वितीय, इसी के काल में 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, ये गद्दी पर बैठता है, तो अंग्रेज लोग बंगाल में प्लासी का युद्ध रखते हैं और भारत में अपना नींव रख लेते हैं, एक विजय की नींव रख लेते हैं, एक शुरुआत करते हैं। उस समय जो मुगल शासक था वो आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के बाद गद्दी पर बैठता है 1759 से 1806, ये बैठता है शाह आलम द्वितीय। इसके काल में 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, और यही एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें अंग्रेज लोग भारत में अपना नींव पूर्ण रूप से जमा लेते हैं, भारत पे कब्जा कर लेते हैं, भारत के क्षेत्र पे अधिकार कर लेते हैं, और आगे इसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देते हैं। इसके पहले तो कई बार वो पराजित भी हो चुके थे, लेकिन बक्सर युद्ध के बाद और 1947 तक उनको कोई रोक नहीं पाता है। ये बक्सर का युद्ध ही था, और ये बक्सर का युद्ध लड़ते हैं तब शासक ऐसा है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय भी पराजित हो जाता है। शाह आलम द्वितीय ये 3 जगह बक्सर के युद्ध में 3 लोगों को पराजित किए करते हैं अंग्रेज। एक तो शाह आलम द्वितीय, ये तो मुगल शासक रहता है। मीर कासिम ये बंगाल का शासक रहता है, और एक और रहता है सुजाउद्दौला, ये कौन है? अवध। तो अंग्रेज लोग इन 3 लोगों को 1764 में पराजित कर लेते हैं। जब शाह आलम पराजित हो जाता है तो इसको बहुत ही निर्णायक संधि करनी पड़ती है, और इसको दीवानी का अधिकार देना पड़ता है। ठीक है, देखिए 2 कानून होते हैं, दीवानी और, तो अंग्रेज लोग फौजदारी नहीं, दीवानी यानी राजस्व जहाँ से मिलता है, तो सीधे इलाहाबाद की संधि होती है और दीवानी अधिकार मिल जाता है। तो इस समय ये शासक रहता है शाह आलम। बाद में शाह आलम द्वितीय को एक व्यक्ति उसको अंधा कर देता है, जिसका नाम रहता है गुलाम कादिर। गुलाम कादिर शाह आलम द्वितीय को अंधा कर देता है।
शाह आलम द्वितीय के समय ही 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। 1803 ईस्वी में दिल्ली पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। मतलब वो था तो अधीनता में तो शासक था, लेकिन अंत में जाके अंग्रेज लोग दिल्ली पर भी अधिकार कर लेते हैं और शासक यही रहता है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के बाद गद्दी पर बैठता है 1806 से 1837, ये गद्दी पर बैठता है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के समय भी जो नाम मात्र का मुगल नाम था, उनके जो सिक्के पे चलता है, अंग्रेज लोग उसको भी हटाने लगते हैं कि अब आप नाम मात्र के रह गए हैं, अब आपका कोई है, सिर्फ इसलिए बनाए रखते हैं कि पूरी प्रजा विद्रोह ना करे, भारत की जो जनता है एकाएक विद्रोह ना करे। इसलिए धीरे धीरे उनके अधिकार को अंग्रेज लोग क्या करते हैं, छीनते रहते हैं। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। अंतिम शासक थे 1837 से 1857 बहादुर शाह द्वितीय। इनको जफर भी कहा जाता था। बहादुर शाह जफर नाम से एक कविता करते थे, इसलिए इनका नाम बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। 1857 ईस्वी को भारत में सैनिक लोग क्रांति करते हैं। इस क्रांति की शुरुआत बंगाल से मंगल पांडे करते हैं। मेरठ, फिर ये मेरठ में शुरू हो जाता है। तो मेरठ के सैनिक लोग जब दिल्ली की तरफ जाते हैं तो बहादुर शाह को राजा घोषित कर देते हैं। वैसे बहादुर शाह तो एक अधमरे टाइप के व्यक्ति थे, अंग्रेजों के अधीन थे, उनको तो मालूम नहीं था कि उनको राजा घोषित किया गया है। और इतनी अवस्था में वो कैसे शासन काल भी करते, बड़ी समस्या थी, लेकिन फिर भी उनको हिंदुस्तान का राजा घोषित किया जाता है। बहादुर शाह जफर चूंकि स्वयं कमान नहीं, शासन नहीं कर देते हैं, इसलिए वो एक सेनापति की नियुक्ति करते हैं। अंत में दिल्ली में जब विद्रोह हो जाता है तब बहादुर शाह द्वितीय, उनके भी 2 लड़के और एक पौत्र रहता है, उसकी अंतिम रूप से हत्या करा देता है। उस अंग्रेज का नाम था, क्या नाम था, हटसन। हटसन ने हुमायूं के मकबरे में छिपे हुए इनके 2 लड़कों को हत्या करा देता है और एक पौत्र रहता है उसका भी हत्या कर देते हैं और इनको गिरफ्तार करके रंगून भिजवा देते हैं। रंगून यानी म्यांमार की राजधानी रंगून में भेज देते हैं और बाकी पूरा जीवन उनका वहीं पे गुजर जाता है। वो अंग्रेज लोग ये जानते हैं कि अगर हम इनको फिर से लाएंगे तो फिर विद्रोह होने की संभावना हो सकती है, इसलिए मुगल शासक को ही रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। अपना अंतिम जीवन में वहीं पे गिरते हैं। उसके बाद पूरा मुगल वंश समाप्त हो जाता है। तो ये मुगल वंश के अंतिम शासक थे बहादुर शाह सेकंड। इसको बंद कर दीजिए। देखिए बड़ा तथ्य अधिक है।